क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला किसने जीता? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन बनी? दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है टोयोटा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोयोटा। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है, टोयोटा कार निर्माता कंपनी है, वो किस देश की कार निर्माता कंपनी है? आपको याद है? तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता दूं। टोयोटा किस देश की कार निर्माता कंपनी है? जापान देश की। 2020 के सेल्स आंकड़े कंपनी ने जारी किए हैं जिनके मुताबिक टोयोटा ने 90,53,800 कारों की बिक्री कर ली है। हालांकि वर्ष 2019 के मुकाबले कंपनी ने पिछले साल 11.3% कम कारें बेची है। और टोयोटा कंपनी से जुड़े और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? टोयोटा की सहायक कार कंपनियां कौन कौन सी है? लेक्सस, हिनो, रानज और डाइहात्सु यह टोयोटा की सहायक कार कंपनियां हैं। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी कौन बन गई है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है टेस्ला। और टेस्ला के मालिक कौन है? आपको याद है? वेल डन। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। और टोयोटा कंपनी की बात करें तो टोयोटा कंपनी की स्थापना किसने की थी? स्थापक है किचोरो टोयोडा। इमेज में आप देख सकते हैं किचोरो टोयोडा टोयोटा के स्थापक। और टोयोटा की स्थापना 28 अगस्त 1937 में हुई। और टोयोटा का हेडक्वार्टर आईएची जापान के टोयोटा में स्थित है। ओके, तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसने भारत का बजट पेश किया था लेकिन कुछ समय बाद वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने? जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश का बजट पेश किया था लेकिन तुरंत वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उस महानुभाव का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही आंसर है दोस्तों लियाकत अली खान। जी हां, लियाकत अली खान। हमारे भारत देश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उस वक्त हमारे भारत देश के वित्त मंत्री बने थे। और कुछ दिन बाद दोस्तों भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लियाकत अली खान। इमेज में आप देख सकते हैं भारत देश की पहली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। और आजादी से पहले देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली को प्रतिनिधि बनाया गया था और वह अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने थे। कुछ समय बाद वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो आपको भी पता है कि हाल ही में हमारे भारत देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट पेश किया है। और हमारे पूर्ण काल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं कुछ बजट और वित्त मंत्री से जुड़े क्वेश्चन की। बजट पेश नहीं करने वाले अकेले वित्त मंत्री कौन है? KC नियोगी। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश के एक ऐसे वित्त मंत्री है जो वित्त मंत्री होने के बावजूद बजट पेश नहीं किया था। KC नियोगी। किस वर्ष का बजट 550 रुपये के घाटे के कारण ब्लैक बजट कहलाया? तो वित्त वर्ष 1973-74 का बजट 550 रुपये के घाटे के कारण ब्लैक बजट कहलाया था। 5 बजट लगातार किसने पेश किए थे?
हमारे भारत देश के दो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह दोनों ने 5-5 बजट लगातार पेश किए थे। और यशवंत सिन्हा के शासनकाल के दौरान वो हमारे भारत देश के वित्त मंत्री थे, तब हमारा बजट पेश करने का जो टाइम था 5 बजे, वो कर दिया था सुबह 11 बजे। और 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने, हमारे भारत देश के एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2 बार बजट पेश किया था। और दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 अनुसार 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कितने प्रतिशत का विस्तार होगा? तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में रिलीज किया गया 29 जनवरी को, और आपको भी पता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है और यूनियन बजट है, तो इनसे जुड़े बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये इकोनॉमिक सर्वे और हमारा जो यूनियन बजट है उनके बारे में गौर से पढ़ना चाहिए, ध्यान से चैनल पर देखना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हमारे 21-22 के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दोस्तों डबल डिजिट में यानी कि 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। और कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारा भारत देश का जीडीपी दोस्तों 11.5 रहने का अनुमान भी जताया था। तो चलिए बात करें इकोनॉमिक सर्वे की। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया और यह वृद्धि 15.4% तक जा सकती है, जो आजादी के बाद सबसे अधिक होगी। और जब यहां आप पढ़ सकते हैं कि यूनियन बजट 2021-22, तो हमारे भारत देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल ही यूनियन बजट पेश किया है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो दिन ब दिन हम बजट से जुड़े कुछ ना कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में लेकर आएंगे। ओके, आगे बात करें तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? हमारे भारत देश में पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था 1950-51 में, और इसे केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था और बाद में इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1964 के बाद केंद्रीय बजट से अलग हो गया था। कब से? तो 1964 से यह इकोनॉमिक सर्वे हमारे यूनियन बजट से अलग कर दिया गया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किसने किया? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो हाल ही में फाइनल मुकाबला खेला गया, कहां पर खेला गया? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद में खेला गया। तो इसका फाइनल मुकाबला जीत लिया है तमिलनाडु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु, यहां जो जीत का जश्न मनाते हुए। और तमिलनाडु के यह सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के कप्तान कौन थे? इमेज में देख सकते हैं, दिनेश कार्तिक। तो देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 में किसको हराया है? बड़ौदा को 12 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से हराया। और तमिलनाडु की टीम इस बार पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं हारी और 7 बार लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और आखिरकार चैंपियन बन गए। तो तमिलनाडु की टीम ने किसकी अगुवाई में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किया है? किसकी अगुवाई में, किसकी कप्तानी में? दिनेश कार्तिक की कप्तानी में दूसरी बार तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और तमिलनाडु की टीम ने अपना पहला खिताब 2007 में दिनेश कार्तिक की अगुवाई में ही जीता था। हाँ दोस्तों, 2007 में भी तमिलनाडु के इस टीम के कप्तान थे दिनेश कार्तिक, और अब 14 साल बाद एक बार फिर से उसने कार्तिक की कप्तानी में ही यह जीत हासिल की है। तो यहां यह सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीतने वाली दोस्तों चौथी ऐसी टीम बन गई है जो 2 बार चैंपियन बनी हो। तो इस बार का खिताब जीतने के साथ ही अब तमिलनाडु सर्वाधिक 2 खिताब जीतने वाली चौथी टीम बन गई है, और उससे पहले बड़ौदा, गुजरात और कर्नाटक ने 2-2 बार यह खिताब अपने नाम किए हैं। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? दोस्तों यह खेला गया है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में,
इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। तो यह स्टेडियम की क्या खास बात है, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? आयुष्मान भारत इस योजना को पीएम जय यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके हाल ही के नए सीईओ बन गए हैं आर एस शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर एस शर्मा। और आर एस शर्मा ने किसका स्थान लिया है? इंदु भूषण का स्थान लिया है। तो देखो दोस्तों, आर एस शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, आर एस शर्मा। और आर एस शर्मा किसकी जगह लेंगे? इंद्रभूषण की। और इंद्रभूषण का कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल आयुष्मान भारत के सीईओ के रूप में समाप्त हो गया है। और आर एस शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष है। और वह कोविड-19 के वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी है और वो बन गए हैं पीएम जय योजना के नए सीईओ। लेकिन यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। और यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी। कहां शुरू की गई? झारखंड के रांची से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च किसने किया था? इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है यह पीएम जय योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना। छठा क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? हाल ही में सुर्खियों में रही कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है करनाल, हरियाणा। लेकिन यह कल्पना चावला हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में कल्पना चावला का निर्वाण दिवस मनाया गया। तो देखो, 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि थी। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भारत देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। और 1 फरवरी 2021 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। तो क्या हादसा हुआ था? देखो, 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गई थी। और इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 क्रू मेंबर की मृत्यु हो गई थी। और कोलंबिया पृथ्वी पर लैंड करने से केवल 16 मिनट दूर थी, यानी कि तकरीबन 63 किलोमीटर की दूरी पर यह कोलंबिया स्पेस शटल क्रैश हो गई थी। और यह कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का 28वां मिशन था। दरअसल यह हादसा शटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण यह हादसा हुआ था, जिसमें 7 क्रू मेंबर का देहांत हो गया था। कल्पना चावला का जन्म कहां और कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था, जहां से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया। और कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया। अप्रैल 1991 में वे अमेरिका की नागरिक बनी। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में पॉल क्रूटजन का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? दोस्तों, हाल ही में एक नोबेल प्राइज विजेता जिसका नाम है पॉल क्रूटजन निधन हो गया। उन्होंने रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रसायन। और इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है पॉल जे क्रूटजन। पॉल जे क्रूटजन ने 1995 में मारियो जे मोलिना और एफ शेडवुड रोलैंड के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में उनके काम के लिए विशेष रूप से ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में संसद में विकास वित्तीय संस्थान, इंग्लिश में कहे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना पर विचार किया गया।
यह डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना पर संसद में यह बजट सत्र में विचार किया गया है और इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड्स प्रदान करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और विकास वित्तीय संस्थान यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक विकास वित्तीय संस्थान एक संस्थान है जो राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार है। और संसद का बजट सत्र जब हाल ही में शुरू हो चुका है तो उनके बारे में भी कुछ फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ और 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया और यह सत्र 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि हमारा जो यह केंद्रीय बजट सत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सेना ने 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है? हमारे पड़ोसी देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा करते हुए सेना ने दोस्तों सत्ता पर कब्जा कर लिया है और यह किस देश में? म्यांमार देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार की सेना ने देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाई है। सेना के कमांडर इन चीफ कौन है? मिन आंग ह्लाइंग। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। कमांडर इन चीफ है मिन आंग ह्लाइंग के पास सत्ता जाती है। यानी कि अब यहां पर सैन्य शासन लागू हो गया है। तो पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हो गया था और तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूकी और म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। और इसका इंपैक्ट भारत और यूनाइटेड नेशंस पर क्या पड़ा? भारत ने घटनाक्रम पर जताई चिंता, लोकतंत्र बहाल करने की अपील की है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तख्ता पलट और नेताओं की सैन्य हिरासत की निंदा की है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है। वर्ष 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में सैन्य तानाशाही रही है। वर्ष 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी थी और अब फिर से सैन्य शासन लागू हो गया है म्यांमार देश में। और आप इमेज में देखिए, मैप में देखिए कि हमारे भारत देश में यहां दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है यह म्यांमार और उनकी दूसरी तरफ है थाईलैंड देश। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर के तहत आता है? जब यूनियन बजट पेश किया गया तो बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको सुनने मिले होंगे जो बजट में शामिल होंगे। तो अप्रत्यक्ष कर के तहत कौन आता है? दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, कस्टम ड्यूटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है, एक्साइज ड्यूटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ग्राहकों द्वारा सामान खरीदने और सेवाओं का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर लगाए जाने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, जैसा कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी आदि इनडायरेक्ट टैक्स के तहत आते हैं। और जब दोस्तों बजट पेश किया गया है तो बजट से जुड़े ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपको समझ लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको बजट समझने में काफी आसानी होगी। तो बात करते हैं आयकर छूट की। टैक्स पेयर्स की वह इनकम जो टैक्स के दायरे में नहीं आती, यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसे बोलते हैं आयकर छूट। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। असेसी क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स भरने के लिए उत्तरदायी होता है, इसे बोलते हैं असेसी। 11वां क्वेश्चन, बजट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्मला सीतारमण जी को आपने लोकसभा टीवी में शायद लाइव देखा होगा। तो चलिए बताइए 2021 के बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देश के इतिहास में पहली बार आम बजट 2021 पूरी तरह पेपरलेस था।
बिल्कुल सही है, क्योंकि टैबलेट के जरिए हमारी निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही थी। और बजट 2021 की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। तो यहां दोनों सेंटेंस सही है, हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों कथन सही है। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यह बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मेड इन इंडिया टैब ने स्वदेशी बही खाते की जगह ली है। तो याद रखो, यह जो टैबलेट का इस्तेमाल किया गया वो मेड इन इंडिया टैबलेट था और उन्होंने बही खाते की जगह ली। और राष्ट्रपति भवन निकलने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के टैब को मीडिया के सामने दिखाया और ये टैब लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था, लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। और मोदी सरकार के कार्यकाल में दस्तावेज पेश करने का फॉर्मेट ऐसे समय समय पर बदलता रहा है। जैसा कि 2020 में यह बजट बही खाता के रूप में पेश किया गया, तो 2021 में देसी टैबलेट का इस्तेमाल किया गया। और जब बजट की बात आती है तो हमारे प्रमुख केंद्रीय मंत्री का नाम भी याद रखना चाहिए। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और हमारे वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर। 12वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति किसने शुरू की है? प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति यूएई ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बना रहे हैं। और नई नागरिकता नीति का उद्देश्य क्या है? विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करना। और यूएई की आबादी में 80% से अधिक विदेशी निवासी शामिल है। यानी कि यूएई के जो आबादी है इसमें तकरीबन 80% विदेशी निवासी है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी? तो पिछले जनवरी 2021 में यह 2 क्वेश्चन सुर्खियों में आए थे और इसका आंसर बनता था यूएई। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? यूएई देश में है। तो यहां मैप में देखें, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके अगल बगल में सऊदी अरेबिया, ओमान जैसे देश स्थित है। और यूएई की कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूएई, जिसकी कैपिटल का नाम है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। कौन? खलीफा बिन जायद अल नाह्यान। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं दोस्तों। कौन? लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का बार्सिलोना के साथ 4 सीजन के लिए वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट 55 करोड़ 50 लाख यूरो, जिसे लगभग 50 अरब का है। और लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में देश में यूडीआईडी कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यूडीआईडी कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन यूडीआईडी कार्ड का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। हिंदी में कहे तो विशिष्ट दिव्यांगजन प्रमाण पत्र। और इस मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश हमारे भारत देश में टॉप पर है। सभी दिव्यांगों के लिए यह आईडी कार्ड जारी किया जाता है। और देश में यूडीआईडी कार्ड लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही होंगे। लेकिन जनवरी में मध्य प्रदेश किन किन घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, इसकी हाइलाइट्स हम देख ले। हाल ही में पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया कानून किस राज्य की सरकार ने पारित किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ट्राई फूड पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? मध्य प्रदेश में।
हाल ही में लॉन्च पैड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों यह 3 घटनाओं के कारण जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश हाइलाइट्स में रहा था। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्रेडी किसका नाम है? सुर्खियों में रहा फ्रेडी एक कुत्ते का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुत्ता। और फ्रेडी को इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कुत्ते का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है और इसका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए फ्रेडी सुर्खियों में रहा। दुनिया के सबसे लंबे कुत्ते का रिकॉर्ड फ्रेडी नाम के कुत्ते के नाम था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। फ्रेडी ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता था। किस नस्ल का? ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता था, जिसकी पिछले पैरों पर खड़े होने पर लंबाई 7 फीट 5 इंच हो जाती थी। यानी कि पिछले पैरों पर खड़े होने से इसकी जो हाइट है वो 7 फीट 5 इंच हो जाती थी। और ये कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा लंबा है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस कुत्ते का नाम हाइट के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और 8 साल के फ्रेडी को ब्रिटेन की पूर्व फैशन मॉडल, जिसका नाम है क्लेरी स्टोनमैन, इमेज में देख सकते हैं, एक पूर्व फैशन मॉडल है क्लेरी स्टोनमैन, उन्होंने यह कुत्ता पाला था। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पथराघाट विद्रोह कहां हुआ था? पथराघाट विद्रोह हुआ था असम राज्य में। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसके बारे में डिटेल में बताया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा, वो है बारड़ गार्गी, चंद्रिका किशोरी, अजीत सिंह, श्याम भेसाणिया, आदित्य कुमार, परमार सुमित्रा, हैरी आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़, हिनल प्रजापति। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। लाइफ फ्री कीप स्माइल नामक एक फ्रेंड है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। राजकुमार गौंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, नीलोफर मीर, मोहन वाजा, दामा छगन, प्रहलाद फतेपुरा फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन से, घनश्याम महिड़ा, सोलंकी निकुल से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सेन, दामा हार्दिक, अमित प्रकाश, निखिल जूजा, चौहान श्रवण, जाला महेंद्र सिंह, सोनू लमोरिया, सोनल बारिया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य के पहाड़ी इलाके में सदियों से मौन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में किया था? यह मौन शुगु नामक पेपर किस राज्य में बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपसे मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं। इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और शेयर करने के लिए चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए और 1 मिनट का वक्त हमारे चैनल को ग्रो करने में दीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।